नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी। सर, सबसे पहले तो आपका रीवा टाइम्स में स्वागत है। रीवा टाइम्स के दर्शकों को आप सबको मेरी तरफ से भी कोर्ट से नमस्कार। राजनीतिक मुद्दों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर बातचीत करने से पहले आपके राजनीतिक करियर के बारे में जान लेते हैं कि आपने राजनीति की शुरुआत कब की और आपके मन में कब आया कि राजनीति में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा करके तो मन में कोई स्कूल से शिक्षा नहीं प्राप्त की कि राजनीति में जाना चाहिए। स्कूल के दरमियान कई चीज़ों को छोटी अवस्था में भी मुझे ऐसा लगता था कि कई बार यदि कहीं कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती तो उसके खिलाफ बोल देता था या खड़ा हो जाता था, ऐसा करके था। पर ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ये आधार मेरे राजनीतिक तरफ बढ़ने का होगा। 1969-70 में जब मैं रीवा में पढ़ रहा था, उस समय यहाँ जो घटनाक्रम घट रहे थे, उन घटनाक्रमों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि किसी न किसी को विरोध में खड़ा होना चाहिए और वहीं से राजनीति की शुरुआत हो गई। पहले तो ये तय हुआ कि विरोध में खड़ा होना चाहिए, ये जो गड़बड़ हो रहे हैं रीवा के अंदर, उसके विरोध में खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हो गया तो फिर इसके बाद राजनीतिक दल में चला गया, ज्वाइन कर लिया वहाँ से। और 1972 में टीआरएस कॉलेज का चुनाव लड़ गया, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीता छात्र संघ, और वहाँ से चुनाव की राजनीति उतर गया। फिर नगर पालिका का चुनाव लड़ा 74 में, कब हुआ, पहले नगर पालिका थी रीवा, वो लड़ा, फिर वो चुनाव हार गया। फिर विधानसभा में उतर करके 80 में लड़ने गया। जब 80 में चुनाव लड़ा गुड़ से, उस समय अच्छे मत आए, बहुत कम मार्जिन से हारा, 3-4 हज़ार का गैप था। तो ऐसा लगा कि ये क्षेत्र भी जब काम शुरू किया चुनाव लड़ने के बाद और क्षेत्र में जाना चालू किया, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं के लिए बात करना, फिर उसके लिए आंदोलन खड़ा करना, बड़े बड़े आंदोलन खड़ा करना, उससे लगा कि एक माध्यम हो सकता है राजनीति लोगों की समस्याओं के निराकरण। चुनाव में फिर 85 मनगामा चला गया लड़ने, वहाँ भी लड़ा, फिर 93 लड़ा, फिर 58 लड़ा, फिर 2003 लड़ा, फिर 2008, 13, 18 करके इतने दिन से चुनाव लड़ रहा हूँ। 8 विधानसभा चुनाव लड़ चुका, जिसमें से 4 हारा हूँ, 4 चुनाव जीता हूँ। तो स्वाभाविक तौर पर ये राजनीतिक चुनाव की राजनीति में आने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। अभी है ही हूँ चुनाव की राजनीति में। तो आपका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा और 17 साल के बाद जब आप अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद है और पद बड़ा होने से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। राजनीतिक जीवन में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार जारी रहता है। अभी हाल ही में देवतलाव के विधानसभा प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह जी ने आप पे एक आरोप लगाया हमला कराने का। उस आरोप में क्या सच्चाई है? मैं जानता ही नहीं हूँ। आपके संज्ञान में नहीं? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है कि किसने क्या आरोप लगाया। न मैं इस तरह की बातों पर विश्वास करता हूँ, न मैं बयान करता हूँ। जहाँ तक मेरी स्वयं की राजनीति का सवाल है या मेरी इस सोच का सवाल है, तो मैं अब कौन आरोप लगाता, प्रत्यारोप लगाता, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ कि मैं अपने अंतर्मन से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला मुझे हो या ना हो, आप नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, पर मुझे कई बार लगता है कि मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा मुझे स्वयं हमारे कुत्तों के लिए देख रही है। इसको सोच करके मैं काम करता हूँ। बाकी कौन क्या आरोप लगाता है इसकी चिंता मैं करता नहीं, मैं इसकी परवाह करता हूँ। बिल्कुल। कल देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री को चाहने वाले देश में उनका जन्मदिवस मना रहे थे, दूसरी तरफ देश का युवा बेरोजगारी दिवस मना रहा था, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। देश में स्थिति ऐसी है कि युवा बेरोजगार है, उनमें आक्रोश है, तो बेरोजगारी को, लोगों को बेरोजगार देने के लिए क्या अवसर है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देश का बेरोजगार दिवस नहीं मना रहा। ये कुछ दल हैं जो बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि वो भी बेरोजगार हो गए ना। कई दल भी तो बेरोजगार हो गए ना मोदी के आने के बाद। दल के नेता भी बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? कितने मंत्री बेरोजगार हो गए, कितने मुख्यमंत्री बेरोजगार हो गए, कितने विधायक बेरोजगार हो गए। तो अपने बेरोजगारी के लिए रो रहे हैं, बाकी रोजगार के लिए थोड़ी है। बाकी तो उनकी योजना के भीतर कितने लोगों को स्वरोजगार पैदा करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए, 2-2, 3-3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार पैदा। रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होना,
नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि अपने मन में ये पाल करके मत रखो कि रोजगार का मतलब शासकीय नौकरी है, शासकीय नौकरी ही रोजगार है, ऐसा नहीं पालना। ऐसा भी पालना कि रोजगार का मतलब ये होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम 10 लोगों को उसमें रख करके काम कर रहे हैं, तो हम न केवल रोजगार सृजन कर रहे हैं बल्कि 10 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। तो ये मन के तो बेरोजगार वो लोग हुए थे, स्वाभाविक उनको बेरोजगार दिवस मनाना चाहिए। और बेरोजगार थोड़ी बनाया, वो तो झंडे वाले मना रहे थे। मैंने जो देखा आपकी टीवी में या उसमें तो दल वाले झंडे दिखाई पड़ रहे थे हमको, कई दलों के दिखाई पड़ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट के बाहर युवाओं ने जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य पुलिस की कर रहे हैं, उन लोगों ने भी कलेक्ट्रेट में अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और फिर उन पर आरोप लगाए गए कि आप लोग इस तरह से विरोध करते हो आक्रोशित होकर, तो वो भी तो बेरोजगार है ना। अरे तो बेरोजगार का पद निकला तभी ना आप कह रहे हो कि फौज में भर्ती होने गए। यदि फौज में भर्ती होने जाने वाला आज ये कर रहा है, पुलिस में भर्ती होने वाला भर्ती होने के पहले ही ये कर रहा है, तो भर्ती होने के बाद क्या होगा भैया, जरा ये सोचो ना। भाई हमारे उस नौजवान को जो बेरोजगारी की लाइन पे करने को मानता है, फौज में भर्ती, तो उसको कम से कम अनुशासन का थोड़ा, कल को तो यही पाठ पढ़ाएगा ना वो। भाई पुलिस किस लिए जानी जाती है, अनुशासन तो होगा ना। अभी से हम आंदोलन प्रदर्शन करने लगे तो भर्ती होने वाले तो है ना कि होत क्या वीरमान के होत चीखने पात वाला है ना, कि अभी से जब ये दिखाई पड़ रहा है तो कल को क्या होगा। जहाँ तक के सवाल, वही मैंने जो आपसे सवाल किया कि भाई बेरोजगार का मतलब है, रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं है, हम भर्ती फौज में हो जाएं, सिपाही हो जाएं, ये हो जाए, वही रोजगार नहीं, ये मन से निकालना पड़ेगा। बाकी एक बड़ा स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता, उसके कई कारण हैं। एक तो जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, रोजगार की सीमा है, सीमित है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लिख करके अभी तो मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा हुई है 1 लाख 1.5 लाख, कितना आज ही शायद घोषणा हुई है कि कितना भर्ती करने जा रहे हैं, तमाम नई भर्ती करेंगे, वो सरकारी नौकरियाँ, बाकी तो चल ही रहा है। देव तालाब में अपने चुनावी दौर पे उस देव तालाब मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो क्या है आगे का? अब उस देव तालाब को साल भर बाद या 6 महीने बाद देखने जाना, तब बात करना। अभी उस पर कोई बात नहीं। अभी क्या बात करना, अभी तो योजनाएं बनी, अब उसका क्रियान्वयन नहीं हो तो बच्चा पैदा तो होने दो, फिर उसका गुण देखना, तो 6 महीने इंतजार करो ना थोड़ा सा। नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं और नहीं, हर जगह जहां भी वो जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ ना, बड़ा चेहरा आप बता रहे हो, तो बड़ा चेहरा में रीमा बताओ ना, एक भी आंदोलन हुआ हो उनका, बताओ ना। नहीं, विंध्य प्रदेश अलग बनाने के लिए वो लगातार मांग उठाते रहे। मेरी बात समझ लो, रीमा भी तो विंध्य प्रदेश, जिस विंध्य प्रदेश की वो बात कर रहे हैं, रीमा से अलग थोड़ी है वो। रीमा है कि नहीं है उसमें, है कि नहीं है? नहीं है उनके नक्शे में, विंध्य प्रदेश नक्शे में रीमा नहीं है। रीमा में कौन सा बड़ा चेहरा आया उनका? और एक बात कहना चाहता हूं, जरा सब नोट कर लो, किसी भी मांग के लिए जनता का समर्थन आवश्यक है। आंदोलन 2 तरह के होते हैं, नेता के पर्सनालिटी कल्ट के लिए होता है और जनता की समस्या के लिए होता है। अपना खुद का कद बढ़ना, किसी आंदोलन के लिए हम खड़े हो रहे हैं, एक इशू बना करके खड़ा किया तो हो सकता है हमारा कद ऊंचा हो रहा हो, पर जिसमें जनता की भागीदारी नहीं हो रही, वो काहे का आंदोलन? विंध्य प्रदेश केवल एक के लिए होगा, विंध्य प्रदेश किसके लिए बनेगा? विंध्य प्रदेश वालों को बनेगा ना। तो विंध्य प्रदेश केवल रीवा, सतना, सिगरौली और उसके लिए होगा, सीरी के लिए। भाई उनसे ललितपुर वालों से बात हुई, पन्ना वाले से बात हुई, छतरपुर पन्ना का आदमी आपके साथ आना नहीं चाहता, वो बुंदेलखंड मांगता है, कटनी से उस पार का आदमी महाकौशल मांगता है। कौन सी विंध्य प्रदेश की बात करते हो? पहले इनकी बातचीत करो, तो अब उनसे बात कैसे करेंगे? हो सकता है वहाँ बड़ा नेता हो, तो हम कहीं नीचे न हो जाए, इसलिए हमको उनसे नहीं बात करना, हम ही को चलाना। फिर दूसरा ये है कि कोई भी आंदोलन करता, आंदोलन प्रदेश की जब होता है तो वो अपने सामने उदाहरण तेलंगाना है कि नहीं है? न देखा होगा तो देखना, मैं 5 साल पहले जब पत्रकारिता नहीं करते रहे, उसके पहले ले जाना चाहता हूँ। चंद्रशेखर ने कम से कम 7 बार इस्तीफा दिया है, संसद छोड़ दिया, विधायकी छोड़ दिया, छोड़ के बाहर आ गए। केवल एक मांग थी उनकी कि हमको हमारा प्रदेश चाहिए। हमने कितनी बार दिया इस्तीफा? माने हम बने भी रहेंगे और कुछ करते भी रहेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा।
हमारे बघेली में एक कहावत है, कखरी मूद की कोदई नहीं काढ़ी जाती है, समझ गया ना। बघेली में हो तो समझ लिया था, आंख दबा करके किसी तरह से चावल को काढ़ी में काढ़ा नहीं जा सकता, माने कखरी उठाना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम छोड़ने को भी तैयार नहीं हैं, हमारा नाम भी हो जाए, मैं किसी एक का व्यक्ति का जो भी कर रहे हो। फिर आप देख रहे हो विंध्य प्रदेश के लिए कितने कितने लोग खड़े हैं, कोई अलग बनाए हैं, कोई अलग बनाए हैं, कोई अलग बनाए हैं। और तो और भोपाल के भीतर भी विंध्य प्रदेश बनाने की एक संस्था बनी हुई है। मेरे पास आए थे लोग, तो मैंने उनसे पूछा कि विंध्य प्रदेश में सिंगरौली है, तो बोले हाँ है। हमने कहा सिंगरौली का अंतिम छोर का एक गांव का नाम बता दीजिए जो अंतिम हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश लगता हो। वो उनको नहीं पता नक्शे में कि सिंगरौली के विधान जिला के अंतिम छोर का गांव कौन है, वो भी विंध्य प्रदेश बना रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि यदि हमको इतने बड़े इशू को टेकअप करना लेना, उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ चाहिए, कुछ त्याग चाहिए, कुछ सेक्रीफाइसेस चाहिए। हम वो करने को तैयार नहीं। हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इससे हमारा इशू ठीक है, हमारा नाम होगा, आप लोग जैसे छापेंगे, बनाएंगे, ये करेंगे, तो धीरे धीरे करके मेरा नाम बड़ा होगा। अपना नाम बड़ा करना या उस समस्या को बड़ा करके बताना, ये दो काम तय करना। और मैं समझता हूँ कि जो समस्या है विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश की बात करो, अपनी बात मत करो। हमें हमारा विंध्य प्रदेश लौटा दो, तुम्हें भर क्यों लौटा दें विंध्य प्रदेश के लोग। फिर विंध्य प्रदेश के आंदोलन से छेड़छाड़ मत करो, हीरो मत बनो, कोई हो, मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ। विंध्य प्रदेश 1956 से आज का नहीं है। विंध्य प्रदेश का आंदोलन 1956 से शुरू है। 1956 में विंध्य प्रदेश मर्जर के खिलाफ आंदोलन था। आवाज विंध्य प्रदेश बने, विंध्य प्रदेश बचाने का, आवाज विंध्य प्रदेश पाने का, तो वो आंदोलन नहीं था क्या? हमारे यहाँ तो ये एक दिन हम जेल भी नहीं गए विंध्य प्रदेश के लिए, वहां दो लोगों ने जान गंवा दी अपनी। हम उनके इतिहास को भूल गए क्या? और इतिहास को भूल करके कोई भी चीज करेगा कोई, तो फिर वो सफल नहीं होगा। एक स्टेटमेंट आया था कि क्या कुछ तथाकथित नेता ही विंध्य प्रदेश अलग बनाने की मांग कर रहे हैं, या फिर जनता भी चाहती, या फिर जनता भी चाहती है। तो आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, समीक्षा बैठक भी करते हैं, तो क्या जनता से ये आवाज़ आती है जनता से कि अलग विंध्य प्रदेश हो? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जनता ने तभी कहीं एक ज्ञापन तक नहीं दिया हमको। 6-7 महीने के भीतर सतना हो लिया, कटनी हो लिया, रीवा हो लिया, तमाम जगह दौड़ा कर रहा हूँ। या विधानसभा में ही, भोपाल में भी इतना ज़्यादा प्रदेशों के लोग आते हैं, हमारे जिले के आते हैं। अभी जनता की तरफ से एक भी ज्ञापन अपने को नहीं आया है ना, केवल यही 2-3 लोगों का आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया इसको जनता का आंदोलन बनाओ ना। और विंध्य प्रदेश के खिलाफ कौन है? मैं विंध्य प्रदेश के खिलाफ हो सकता हूँ क्या? खिलाफ नहीं हो सकता। और एक समग्र रूप से विचार करोगे तो हमारे लिए विंध्य प्रदेश बने, ऐसा नहीं हो। विंध्य प्रदेश की जनता के लिए बने, तो जनता की भागीदारी हो उसमें, ये करना चाहिए अपने प्रयास। जनता हम नहीं बुलाएंगे, केवल हम बैठे रहेंगे और वहीं अखबार में हम मिल ही जाते। मेडिकल कॉलेज में आपने समीक्षा बैठक रखी, तो संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी दोनों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर आपने क्या समीक्षा बैठक में बातें की? 2 काम किया, निरीक्षण किया और समीक्षा किया। निरीक्षण जाकर के आउटडोर में देखा, कुछ कमियां देखी, उसको सुधार का निर्देश दिया। जैसे वहाँ पर जो मरीज या मरीज के परिजन आते हैं, उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो दीवार से लगी हुई एक पट्टी है, वहीं लोग बैठे रहते हैं। अरे भाई, इस देश का नागरिक आया है, हमारे रीवा जिले का ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आया, उसका भी कुछ सम्मान होना कि नहीं होना? उसको हम पटरा में बैठा दिया, उसका माने चिकित्सक हुआ, मरीज बन के आया, उसके परिजन आए, तो क्या माने उनको क्या समझ लें अपन? इसलिए निर्देशित करके आया हूँ कि 3 रो की बढ़िया स्टील वाली कुर्सी लगे, चेयर लगे हुए, उसमें बैठने को उनको सुविधा मिले। वहाँ पर हवा नहीं चलता, पंखा नहीं चलता, बड़े बड़े पंखे लगाओ जिससे हवा की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये कह के आया हूँ कि टीवी लगा के रखो, 4 घंटे 5 घंटे बैठने वाले कम से कम सामने उनकी टीवी हो, समाचार देख सके, ये कर सके। ये निर्देश दे करके आया हूँ। हम वहाँ लाइन में जाते हैं, टोकन हमको पर्ची जनरेट होती है, हमको मिल जाती है। पर्ची मिलने के बाद हमको भेजा जाता है डिपार्टमेंट जहाँ हमको हमारा मर्ज है, सर्जिकल का मर्ज है, मेडिकल का मर्ज है, चर्म रोग का है और किसी का, उसको भेजा जाता है वहाँ। एक दिन में 1100 से 1200 पर्चियाँ बनती हैं। मंडे के दिन 2000 पर्चियाँ बनती हैं।
स्वाभाविक है इसमें बड़ा हिस्सा मेडिकल का होगा, सर्जिकल का होगा। तो सर्जिकल वार्ड में जाने वालों की संख्या 300, 350, मेडिकल में जाने वालों की 400, 350। अब वो 350 मेडिकल वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए जब जाएगा तो 400 की लाइन होगी ना। अब वो 8 बजे से खड़ा हो गया, अब उसका नंबर कब आएगा कोई तय नहीं है। तो मैं कह कर के आया हूं कि इसका टोकन सिस्टम करो, डिस्प्ले करो। डिस्प्ले मतलब बाहर उसका नंबर आवे। टोकन है, टोकन 1 से 1000-1200 जो हो। आपका नंबर जैसे आप गए लाइन में लगाए, आपको टोकन 200 का मिल गया। अब आपको अंदाजा है 200 का टोकन मतलब 2 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा। तो आप 2 घंटे बाद आओगे, क्यों बैठे रहोगे 2 घंटा? इसलिए ये व्यवस्था करके आया। हमने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप चुनावी दौर का वीडियो था। आपने उस पर कहा था कि हम रीवा की जनता के लिए हमेशा पक्षपाती रहेंगे, मतलब रीवा की जनता की बात करेंगे। और वो स्पीच इस संदर्भ में दी थी मैंने कि मुझे कुर्सी पर बैठा करके निष्पक्ष कर दिया गया। विधानसभा सभापति की कुर्सी और अध्यक्ष की कुर्सी में बैठने के बाद मैं अब किसी दल का नहीं हूँ, निष्पक्षता के साथ बैठा हुआ हूँ। सब दल के साथ, माने विधानसभा के भीतर सारे दलों की बात को सुनना। तो मैंने ये कहा था कि मैं बैठा जरूर हूँ, तो 3 चीज़ें, एक चीज़ क्यों पकड़ते हो, 3 चीज़ पकड़ो ना। मैंने कहा था कि मुझे एक किसी ने दिया था वो तराजू वाली, फैसले वाली तस्वीर जिसमें आँख की पट्टी बंधी हुई दे दिया, किसी ने दे दिया, सौभाग्य से दिया होगा किसी ने, तो अपनी तरफ से दे दिया, हमारे हाथ में लग गया। तो मैंने कहा ये मैंने फैसला करने के लिए मुझे ये दिया गया है, इसमें आँख में पट्टी बंधी हुई है, और मैं फैसला करूँगा आँख खोल करके पट्टी बांध करके फैसला नहीं करूँगा, ये पट्टी नहीं चलेगी मेरे सामने। मैंने ये कहा था, और मैंने ये कहा था कि मुझे लाख निष्पक्ष कहा जाता हो, रीवा के लिए मुझे पक्षपात करना पड़ेगा तो मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, रीवा के लिए पक्षपाती हूँ, ये मैंने कहा। रीवा के लिए पक्षपाती हैं तो रीवा के विकास की बात भी होनी चाहिए। आप लोगों के साथ आप के लिए पक्षपाती थोड़ी हूँ, विकास के लिए पक्षपाती हूँ। तो आपके पास कुछ ज्ञापन भी आए होंगे, कुछ वार्डों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर मच्छर उत्पादन केंद्र बना हुआ है। तो क्या जितने भी ज्ञापन आते हैं आपके पास डेली, तो आप उस पर कितना गंभीर रहते हैं? ये सारे ज्ञापनों को या तो मैं सामने ही टेलीफोन करता हूँ, मेरी आदत में है। ऐसा लगा कि इस अधिकारी को कहना चाहिए तो जो ज्ञापन आता उसी समय उसके सामने ही टेलीफोन करता हूँ, अधिकारी से कहता हूँ कि इससे मिलो, वो जाता है, मिलता है, काम जितने काम हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि अब किसी ने ज्ञापन दे दिया कि चंद्रमा तोड़ के लाओ तो मैं ला सकता हूँ क्या, और ज्ञापन फेंक भी नहीं सकता, उसका ले लेता हूँ कि भाई दो भाई। अब किसी ने लिखा कि सूरज की रोशनी बंद कर दो, कैसे बंद कर सकता हूँ? ये ताकत थोड़ी अपनी। और जो अपनी क्षमता के भीतर है, जो अधिकारियों की क्षमता के भीतर है, उसको तत्काल टेलीफोन करता हूँ या ज्ञापन में उनको बाद में जब कलेक्शन होता उनको एक एक को भेजता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको।